हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम आपको आज ईडीडी फर्स्ट यानी कि जो आपका बीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ईडीडी फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट का विषय आप लोगों को प्रतिदिन थोड़े थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस बना करके देते रहेंगे। आज का हमने पूरा चैप्टर वायरिंग के प्रकार एक वीडियो में पूरा एकदम कवर करा है हमने, और इसमें आपको हम वायरिंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वायरिंग पूरा आपका जितना सिलेबस में है उतना पूरा हम आपको आज इस एमसीक्यू क्वेश्चन जितने बने लायक थे उतने सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। और थोड़ा सा हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे आपको क्या होगा कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाएगा और आपका इसमें वायरिंग के प्रकार में के चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक बनाया है कि VIR का पूरा नाम क्या है। देखिए, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, इसलिए पहले हम थोड़े से टॉपिक इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बाकी सारे 20 क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें VIR का पूरा नाम क्या है? तो वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, वल्कनीकृत भारतीय रबर है। क्या है VIR का पूरा नाम? VIR का पूरा नाम वल्कनाइज्ड इंडियन रबर या वल्कनीकृत भारतीय रबर है। दूसरा बात करें दूसरे टॉपिक की, तो वैद्य संस्थापन में VIR कितने से कितने वोल्ट तक प्रयुक्त किया जा सकते हैं? तो आपका 250 से 1100 वोल्ट श्रेणी तक प्रयोग में लाए जाते हैं। PVC का पूरा नाम क्या है? तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड है। और आपको अगर PVC को विद्युत संस्थापन में कितने वोल्ट तक प्रयोग किया जा सकता है, तो आपका प्रश्न बन सकता है PV को विद्युत संस्थापन में 250 से 1100 वोल्ट तक श्रेणी में प्रयोग किया जा सकता है। CTS एवं TRS का पूर्ण नाम, CTS अथवा TRS का पूर्ण नाम चीमर रबर कोशित यानी कि टॉ रबर शीटेड चालक या तार है। विद्युत संस्थापन में यह 250 वोल्ट श्रेणी का ही प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि CTS यानी कि अथवा TRS का पूर्ण नाम क्या है, तो आप बताएंगे टॉ रबर शीटेड यानी कि चीमर रबर कोशित। और आपसे अगर कोई पूछे कि यह विद्युत संस्थापन में कितने वोल्ट तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 250 वोल्ट तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये टॉपिक कवर हुआ। इससे आपके कुल जितने टॉपिक हमने बताए, इससे कुल आपके 7 से 8 प्रश्न बन सकते थे। और हम आगे बताएंगे सीसा या धातु कोशित। चूँकि समय कम है, इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत टॉपिक से पढ़ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, तो हमारा क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सीसा या धातु कोशित चालक या तार, देखिए ये सिलेबस में नहीं है, इसको हमने थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दिया है। सीसा या धातु कोशित चालक या तार विद्युत संस्थापन में 250 से 650 वोल्ट तक ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ऋतु सहचालक तारें, ऋतु सहचालक तार तथा लचीले तारों का प्रयोग कितने वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कि 250 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। ऋतु सहचालक तार तथा लचीले तारों का प्रयोग 250 वोल्ट तक ही प्रयोग किया जाता है। स्विच बोर्ड सागौन लकड़ी या मृद इस्पात द्वारा बनाए जाते हैं। अभी आपका इसमें ऑप्शन आ सकता है, स्विच बोर्ड किसके द्वारा बनाया जा सकता है, स्विच बोर्ड निम्न में से किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? तो उसमें आएगा लकड़ी, मृद इस्पात, A व B दोनों, या इस तरीके से इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो सकता है। तो आप उसमें आपको, क्योंकि इस टॉपिक में आपने पढ़ा है स्विच बोर्ड सागौन लकड़ी तथा मृद इस्पात के बनाए जाते हैं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आए अगर ऑप्शन वाइज भी, तो आप इसको अच्छे से क्लिक करके और आंसर दे सकते हैं। सागौन लकड़ी के बोर्ड बैटन वायरिंग में तथा मृद इस्पात के बोर्ड कंड्यूट वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इन्होंने बताया कि सागौन लकड़ी के बोर्ड बैटन वायरिंग में, देखिए अभी हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग, वायरिंग के कितने प्रकार हैं, इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। तो सागौन लकड़ी के बोर्ड बैटन वायरिंग एक वायरिंग का प्रकार है में, तथा मृद इस्पात के बोर्ड कंड्यूट वायरिंग भी प्रकार है, उसमें प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको बता देंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी कि विद्युत संस्थापन के कितने प्रकार हैं। विद्युत संस्थापन के वैसे तो 6 प्रकार हैं, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में है वो 5 ही प्रकार का है, जो कि कंड्यूट वायरिंग, बैटिंग वायरिंग, केसिंग कीपिंग वायरिंग और क्लीट वायरिंग, इन प्रकार के वायरिंग हैं। तो हम लोग, हमारा पहला है क्लीट वायरिंग, दूसरा है केसिंग कीपिंग वायरिंग, तीसरा है वुडन बैटन वायरिंग, और चौथा है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, और पाँचवा है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। इस तरीके से आपके 2 जो हैं कंड्यूट वायरिंग के अंतर्गत आते हैं, सिलेबस में है। लेड और मेटल शीटेड वायरिंग, ये आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसको रॉन्ग निशान से प्रदर्शित करा है। अब आपका क्लीट वायरिंग के बारे में हम अच्छे से आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम इस पर थोड़ा सा अब MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। MCQ क्वेश्चंस हैं, पोर्सलिन पदार्थ से निर्मित द्वियंत्री मार्गी तार
पकड़ गुटकों के द्वारा विद्युत रोधित तारों को समान अंतर दूरी पर स्थापित करने की विधि को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन नंबर बी बैटन वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी केसिंग कीपिंग वायरिंग, ऑप्शन नंबर डी कंड्यूट वायरिंग। तो आपका इसमें क्या होगा कि आपका ऑप्शन क्लीट वायरिंग इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्योंकि ये जो वायरिंग होती है इनको हम क्या करते हैं कि पोर्सलिन पदार्थ से निर्मित द्वियुग्ममार्गी तार पकड़ गुटकों के द्वारा विद्युत रोधी तारों को समान अंतर की दूरी पर स्थापित करने की विधि को कहते हैं। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और वो पीडीएफ कैसे मिलेगा उसको आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। केसिंग केपिंग अच्छे किस्म की निर्मित होती हैं। केसिंग केपिंग अच्छे किस्म की निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए है सागौन लकड़ी की, ऑप्शन नंबर बी पीपल की लकड़ी की, ऑप्शन नंबर सी शीशम की लकड़ी की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका केसिंग केपिंग अच्छे किस्म की सागौन लकड़ी से निर्मित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सागौन की लकड़ी से आपका निर्मित किया जाता है केसिंग केपिंग। अच्छे किस्म की वायरिंग को इससे प्रदर्शित किया जाता है। आजकल केसिंग केपिंग द्वारा निर्मित होता है, आजकल केसिंग केपिंग किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आपका फर्स्ट पीवीसी, सेकंड प्लास्टिक, थर्ड है ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या है कि आजकल लकड़ी बहुत महंगी हो गई, सागौन की लकड़ी सबसे ज़्यादा महंगी होती है और सागौन की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसलिए चूंकि हम लोग ट्रिपल ईएम यानी कि वैद्युत इंजीनियरिंग पदार्थों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें किस पदार्थों का चयन करना चाहिए। पहली बात तो जो स्पष्ट करता है, इसमें थोड़ा सा हम टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। पहला स्पष्ट करता है कि इसकी उपलब्धता कितनी है प्रकृति में, दूसरी है यह बाजार में उपलब्ध है कि नहीं, और तीसरी है इससे कीमत पे। तो आपका चारों चीज़ मिला के इसको हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि देखिए पीवीसी जो है वो मार्केट में अच्छे तरीके से है और हमको सही रेट में मिल जाता है लकड़ी के अपेक्षा। तो इसलिए आजकल इसमें केसिंग केपिंग में पीवीसी का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, निम्न में से किस प्रकार की अस्थायी विद्युत संस्थापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग अस्थायी विद्युत संस्थापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन नंबर बी है केसिंग वायरिंग, ऑप्शन नंबर केसिंग कीपिंग वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी है बैटन वायरिंग, और ऑप्शन नंबर डी मतलब कोई नहीं। तो इसमें आपका सबसे पहला आंसर क्लीट वायरिंग, क्योंकि ये सब क्या होते हैं कि अस्थायी विद्युत संस्थापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग अभी हम थोड़ा सा इसमें भी कवर कर लेते हैं। इनका प्रयोग जैसे कोई नया नया मेला लगना हो वहाँ पे तुरंत के लिए इस प्रकार की वायरिंग की जाती है, और ये वायरिंग काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई अच्छी नहीं होती है। इसलिए आपका हमने इसी एक प्रश्न में आपके 4 से 5 प्रश्न कवर अप कराए। ऐसी और किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं चल रहा है भाई क्लासेस, और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है सभी, और हम आशा करते हैं कि हम सारे क्लासेस आपको लिए लेकर आएंगे, सारे सब्जेक्ट की, 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल की। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे लिए काम करना होगा, आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, आप वीडियो को लाइक करना होगा, तो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा तरीके से शेयर करना होगा। क्योंकि ये फ्री शिक्षा दे रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा होना चाहिए, जिससे कि आपको भी आपका जो शिक्षा है वो आपको मिल पाए और हमें भी थोड़ा सा इससे धनोपार्जन हो पाए। अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की, केसिंग पर केपिंग ढककर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से बीटीयूपी एग्जाम्स में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट्स भी देखे हैं, और इस सब के तरीके के बाद हम खुद बुक से आपके लिए एक प्रश्न ढूंढ के ला रहे हैं। तो इसमें आपका प्रश्न 5वां प्रश्न है, केसिंग पर केपिंग ढककर केपिंग को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर लकड़ी की पेंच द्वारा कसना चाहिए? बताया जा रहा है कि केसिंग पर केपिंग ढककर केपिंग को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर लकड़ी की पेंच द्वारा कसना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 60-60 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर बी 70-70 पे, ऑप्शन नंबर सी 40-40 सेंटीमीटर पे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, तभी हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। केसिंग केपिंग वायरिंग में केपिंग को ढक करके केपिंग को कितने सेंटीमीटर की, तो 60-60 के उस पर रखते हैं। ये थोड़ा सा क्या होती है, ये भी अस्थायी वायरिंग के लिए नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा असुरक्षित है और इसलिए इस वायरिंग का प्रयोग कम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पेंच के स्थान पर कील का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल सही। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या पेंच के स्थान पर, हमने कहा यहाँ पेंच, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, लकड़ी के पेंच, यहाँ पे देखो पेंच हमने बताया ना, पेंच द्वारा कसना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या पेंच के अलावा
हम कील का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं। तो इसलिए चूंकि इस प्रश्न का आंसर होगा कि कदापि, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? कील का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कील के प्रयोग से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि वैसे भी ये असुरक्षा वाली वायरिंग है, तो इससे और भी असुरक्षित हो सकते हैं हम लोग, और ये खतरा बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का। बैटन वायरिंग में निम्न में से कौन से तार प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर, आपका प्रश्न नंबर 7 है कि बैटन वायरिंग में निम्न में से कौन से तार प्रयोग किए जाते हैं? पहला है CTS, दूसरा है TRS, तीसरा है PBS। देखिए अब PVC, CTS, TRS और PBS, मैंने PVC, इसके मैंने सारे आपको फुल फॉर्म बता चुके हैं, आपके टॉपिक में कवर अप कराया है। इसलिए आपका इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। डी नंबर है आप इनमें से सभी। तो आपका इसमें आपका चूँकि CTS, TRS, PVC आदि अच्छे रेट में मार्केट में उपलब्ध हैं और हम आसानी से इसको पा सकते हैं, इसलिए ये सभी इसमें प्रयुक्त किए जा सकते हैं। बैटन पर तारों को कसने के लिए प्रयोग की जाने वाली पॉइंट क्लिप निम्न में से किसकी बनी होती है? बहुत ही झक्कास प्रश्न और BTUP में आने वाला प्रश्न है ये। कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट, इसमें हमने जो थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताया है, उन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। बैटन पर तार, क्योंकि ये सब सिलेबस से अकॉर्डिंग है, और बैटन पर तारों को कसने के लिए प्रयोग की जाने वाली पॉइंट क्लिप निम्न में से किसकी बनी होती है? भैया आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए है पीतल, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 3 कोटेड लोहे की चादर से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। लेकिन अगर आपको इसमें बता दें कि इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो ये आपकी वायर जो पॉइंट क्लिप होती है आपकी पीतल की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है और 3 कोटेड लोहे की चादर से बनी होती है, इसलिए ये सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। निम्न में से किस वायरिंग का जीवन काल सबसे अधिक होता है? मैंने बताया आपका कि अस्थायी वायरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लिट वायरिंग का। इसके लिए थोड़ा सा इसकी उम्र ज़्यादा होती है केसिंग कीपिंग की, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा हम बात करें किसकी उम्र अधिक होती है, तो वो कंड्यूट वायरिंग की होती है। थोड़ा सा इसको प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए है क्लिट, ऑप्शन नंबर बी है केसिंग कीपिंग, ऑप्शन नंबर सी है कंड्यूट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपका जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा कंड्यूट वायरिंग, क्योंकि यही वायरिंग जो है सबसे ज़्यादा अस्थायी है और सबसे ज़्यादा इसका जीवन काल लंबा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें थोड़ा सा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने आपके लिए बहुत ही सावधानी से बनाया है और इसको आप लोगों को अच्छे से मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कराऊंगा। IS इंडियन स्टैंडर्ड 732 से 1963 तथा भारतीय विद्युत अधिनियम 1957 के अनुसार घरेलू प्रकाश वायरिंग में लगने वाले चालक तार का न्यूनतम आकार होना चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर 10 से 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। इसमें है, पहला है एल्युमिनियम के लिए 1.5 मिमी स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, और कापर के लिए 1 mm स्क्वायर, और ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। जो आपका इसमें जो आंसर है वो आंसर नंबर सी आपका सही है। ए व बी दोनों एल्युमिनियम के लिए 1.5 mm स्क्वायर और कापर के लिए 1 mm स्क्वायर प्रयोग किया जाता है विद्युत अधिनियम 1957 के अनुसार और IS 732 1963 के अनुसार। अब घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग होने वाले चालक तारों का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? देखिए अब तो वो था कि वायरिंग के लिए, अब इसमें घरेलू वायरिंग के लिए चालक तारों का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो इसमें एल्युमिनियम के लिए 2.5 मिमी स्क्वायर और कापर के लिए 1.5 mm स्क्वायर और इसके याद ए व बी दोनों उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी कि इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर सही होगा। कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और आगे अगर हम चर्चा करें कि और आगे प्रश्न देखें कि घरेलू वायरिंग में लगने वाली नम्य डोरी का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 0.40 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 0.46 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 1.0 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है 0.006 mm स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन हम भी आपको बता देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 0.40 mm स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। घरेलू वायरिंग में नम्य डोरी का न्यूनतम आकार इतना होना चाहिए। अब हम आपके थोड़ा सा और आगे प्रश्न पढ़ाते हैं। घरेलू वायरिंग में सप्लाई टर्मिनल से संस्थापन के किसी पॉइंट तक अधिकतम वोल्टापात कितना होना चाहिए? अब देखिए इसमें वोल्टापात क्या होना चाहिए? देखिए ये जो हम थोड़ा सा आगे इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं, लेकिन किसी भी वायरिंग के लिए 2% और +1, ठीक 2% +1 यही फार्मूला लगता है। तो इस पर हम थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कैसे लगता है। देखो क्या होता है कि 100% का हम निकाल लेते हैं, यही 100% का हम निकाल लेते हैं पहले 2%।
ठीक, 2% के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, इससे ये खत्म हो गया, 2 बचा और प्लस 1 इसमें जोड़ा जाता है यानी कि 3। यानी कि किसी भी वायरिंग के लिए ए 3% से अधिकतम, बी 3% से न्यूनतम, सी 3% से ज़्यादा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न हमने बताया 2% प्लस 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए आपका 3 आया। इसलिए किसी भी वायरिंग के लिए आपका जो आना चाहिए वो न्यूनतम वोल्टापात अधिकतम वोल्टापात 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। एंड देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पावर वायरिंग में सप्लाई टर्मिनल से संस्थापन के लिए किसी पॉइंट पर अधिकतम वोल्टापात कितना होना चाहिए? अगर हम लोग जानें तो इसमें आपका फिर वही फार्मूला लगा देंगे, तो इसमें होगा अधिकतम 7.5%, न्यूनतम 7.5%, 7.5% या 8.5%, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अधिकतम 7.5% पावर वायरिंग के लिए सप्लाई टर्मिनल से वोल्टापात होना चाहिए, इससे अधिक होने पर यह मान्य नहीं होता है और शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है। घरेलू वायरिंग के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखिए हमने 5 ऑप्शन बनाया है आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न हमको इंपॉर्टेंट लगा और हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसा है प्रश्न। घरेलू वायरिंग के लिए इनमें से सत्य है 200 वोल्टा वाली सप्लाई में वोल्टापात 5 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 230 वोल्टा वाली सप्लाई से वोल्टापात 5.6 से 6 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। और 250 वोल्टा वाली सप्लाई में वोल्टापात 6 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और 100 वोल्टा वाली सप्लाई में 3 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए वोल्टापात, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसमें हमने ऑप्शन नंबर ई बना लिया है उपरोक्त सभी, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है, तो आप लोग एक पॉइंट अच्छे से कवर कर लेना। इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त सभी ये बातें क्लियर होती हैं। और इसमें थोड़ा सा फिर आगे रिवाइज कर देते हैं कि इसमें 2% और प्लस 1 यही सिद्धांत फॉलो होता है। अब जैसे 250 वोल्ट वाली में तो 250 वोल्ट आ गया, तो अब 250 वोल्ट वाला हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। 250 गुणे क्या होगा 2% बटे 100 हमें कर देते हैं। अब देखो इससे ये कैंसिल, सॉरी इससे ये कैसे कैंसिल, अब 25 दूनी 50, 2 और 1 के 1। अब यहाँ पे कितना बचा 1 और प्लस 3, ठीक 250 और 2%, 250 2/100, 1 0 कैंसिल हो गया। और 25 दूनी 50, यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है 25 से 25, 25 दूनी 50। हाँ यहाँ पे आपका आंसर जो आ सकता है ये कटेगा नहीं, ये कटने वाला नहीं है, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। इसमें आपका हो जाएगा 2% निकालेंगे 2/100 और इधर हम इससे 1 0 काट देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा, यहाँ पे 5.0 आ जाएगा। और देखिए 5.0, और अगर हम इसको कवर करें तो 5.0 में अगर हम 1 जोड़ दें फार्मूले अनुसार तो क्या आ जाएगा, 5 में अगर 1 जोड़ दें तो आपका 6 आ जाएगा। इसलिए आपकी 250 वोल्टा वाली में 6 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं। मोटर परिपथों में भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 अधिकतम वोल्टता पात तक को बनाता है। इसमें कह रहा है क्वेश्चंस कि मोटर परिपथों में भारतीय विद्युत क्या करता है कि 1950 अधिकतम वोल्टापात बनाता है। इसमें ऑप्शन नंबर है 7.5%, ऑप्शन नंबर बी है 8%, ऑप्शन नंबर सी है इसमें आपका 9%, ऑप्शन नंबर डी है 5%। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इज राइट एंड इसमें बनेगा आपका 7.5% मानता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किसी सप्लाई का वोल्टापात निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी सप्लाई का वोल्टापात निम्न में से किस सूत्र पर निर्भर करता है? हमने आपको पहले भी रिवाइज करा कि ऑप्शन नंबर है 2% प्लस 1, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर हम आपको बताएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी है 3% प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और हम आपका ये क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपका, क्योंकि इसको हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं ऊपर। हम आपका 18वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका रिवाइज कराते हैं। सबसे सस्ती तथा कम जीवन काल वाली वायरिंग है, इसको भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं और आप लोग अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। देखिए क्लीट वायरिंग ऑप्शन नंबर ए, बी है केसिंग कीपिंग वायरिंग, सी है कंड्यूट वायरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सबसे जीवन काल कम होता है वो होता है क्लीट वायरिंग, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं मेले के लिए, जैसे कहीं मेला लगा होता है बड़ा वाला, या बाजार में तुरंत वाली वायरिंग जो करना होता है उसके लिए करते हैं। और ये वायरिंग का जीवन काल होता है बहुत कम होता है, ये बीच में शॉर्ट सर्किट कर सकती हैं। इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस से चलें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उसे ज़्यादा शेयर किए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।